हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में आपने सीखा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में और उसमें कुछ कमियां बताई, वो आपने पढ़ी। उसके बाद फिर उनके अपने मैक्स प्लैंक ने अपनी थ्योरी दी रेडिएशंस की, और प्लैंक की जो मेन बात थी उसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं दोबारा। प्लैंक ने कहा जो भी एनर्जी हमारी रेडिएट ये ऑब्जर्व होती है नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली, लगातार नहीं बल्कि रुक रुक कर, एंड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स के रूप में, जो एक और एनर्जी के एक पैकेट को एक क्वांटम एनर्जी कहते हैं, और एनर्जी पैकेट्स के होल नंबर में रेडिएट या ऑब्जर्व हो सकती है, लेकिन फ्रैक्शन में एनर्जी ना रेडिएट होगी ना ऑब्जर्व होगी। अब उसके आगे हम पढ़ रहे हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए, रदरफोर्ड के मॉडल से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। मॉडल दोनों के नियरली सेम है। जो रदरफोर्ड का मॉडल है, न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाद कंपैरेटिवली एट लार्ज डिस्टेंस सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। यही रदरफोर्ड का मॉडल है, यही बोर का मॉडल है। तो दोनों के मॉडल में बेसिक डिफरेंस क्या है, उस बात को ध्यान से सुनने की जरूरत है। रदरफोर्ड ने ये बताया कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, लेकिन कहाँ घूम रहे हैं, कितनी दूरी पर होंगे, कहाँ हो सकते हैं, ये नहीं बता पाए रदरफोर्ड ने कहा कंपैरेटिवली एट लार्ज डिस्टेंस, न्यूक्लियस से कंपैरेटिवली एट लार्ज डिस्टेंस ये सर्कुलर पाथ होते हैं, लेकिन कहाँ होते हैं, सारी जगह हो सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं, ये रदरफोर्ड नहीं बता पाए। बस इसी को बोर ने क्लैरिफाई किया। बोर ने कहा देयर आर इनफाइनाइट पोजीशंस अराउंड द न्यूक्लियस, इनफाइनाइट पोजीशंस है जहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हर जगह होता नहीं है। उन्होंने कहा कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जो अनस्टेबल पोजीशंस हैं, और कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जो स्टेबल पोजीशंस हैं। वो किस बेस पर कहा, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के बेस पर, कि जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है तो जो क्लार्क मैक्सवेल की रेडिएशन थ्योरी है कि एनर्जी रेडिएट होती है, लेकिन प्लैंक ने कहा एनर्जी रेडिएट तो होगी, लेकिन तभी होगी जब वो एनर्जी होल नंबर में होगी क्वांटम के, अगर फ्रैक्शन में होगी तो रेडिएट नहीं होगी। बस बोर ने यही बात कहा। बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं हो सकता, ऐसी जगह होगा जहां एनर्जी जो है वो हमारी होल नंबर में रेडिएट ना हो, अगर होल नंबर में रेडिएट होगी तो रेडिएट हो जाएगी, तो ऐसी जगह इलेक्ट्रॉन नहीं होता। उन्होंने कहा ऐसी पोजीशन अनस्टेबल होती है। तो कहा कि इलेक्ट्रॉन सब जगह नहीं हो सकते, कुछ स्टेबल पोजीशंस होती हैं जिसमें जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एनर्जी का रेडिएशन नहीं होता, क्योंकि एनर्जी फ्रैक्शन में रेडिएट नहीं होती। ये प्लैंक की क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड होकर बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। और एक ऑर्बिट की क्योंकि एनर्जी स्टेबल है, कम नहीं हो रही है, इसीलिए जैसा कि आपने सबसे दूसरे दिन वीडियो में पढ़ा, इन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स रहती है। इन ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल इसलिए कहते हैं कि जो हमारे स्टेबल ऑर्बिट्स हैं उसमें जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है तो एनर्जी बिल्कुल फिक्स रहती है, एनर्जी कम नहीं होती है, रेडिएट नहीं होती है, इसलिए उनको एनर्जी लेवल्स कहते हैं। बोर ने इनको लेटर के एल एम एन से डिनोट किया। कोई आपसे कहा इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में है, उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट एनर्जी लेवल में, फर्स्ट ऑर्बिट में। कोई कहे आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है, माने वो एल ऑर्बिट में, एल ऑर्बिट माने सेकंड ऑर्बिट, ये के ऑर्बिट है, ये एल ऑर्बिट है, ये एम ऑर्बिट है, ये एन ऑर्बिट है, ये सब लाइक दैट। कहा कि एक इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल ऑर्बिट में बिना एनर्जी रोटेट किए घूमता रहता है, क्योंकि एनर्जी फ्रैक्शन में रेडिएट नहीं होती प्लैंक की थ्योरी से। फिर कैलकुलेशन करके बताया कि कौन से ऑर्बिट स्टेबल है, कौन सी पोजीशन स्टेबल है। तो फिर ये कैलकुलेशन करके बताया वे पोजीशंस जिनके लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम होता है mvr,
m माने इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा है उसका मास, v माने उसकी वेलोसिटी और r ये रेडियस, उस पाथ का रेडियस जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहा है। तो उससे ये आपकी एंगुलर मोमेंटम बन जाता है mvr। तो कहा कि वो पोजीशन स्टेबल होती हैं जिनके लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mvr की वैल्यू n into h/2 h/2 का एक सिंपल मल्टीपल हो। तो h वही प्लैंक्स कांस्टेंट है जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा आपने, और n जो है वो ऑर्बिट नंबर है। अगर इलेक्ट्रॉन पहले पोजीशन पे, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, जिसमें भी है, n फुल नंबर। तो ये मेन बात है कि ऐसी जगह इलेक्ट्रॉन होता है जहां इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2 का एक सिंपल मल्टीपल होती है। तो कहा जब कभी एनर्जी रेडिएट होगी भी या नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। कहा एनर्जी रेडिएट होगी या एब्जॉर्ब होगी। कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करके जाएगा। कहा ऐसे चल के नहीं आता, जंप कर सकता है। इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकता है। अगर लोअर से हायर में जंप करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और हायर से लोअर में जंप करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। कितनी एनर्जी रेडिएट या एब्जॉर्ब होगी? दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी लेवल की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लो फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड में आ रहा है, तो फोर्थ की एनर्जी में से सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस कर दीजिए, उतनी एनर्जी रेडिएट होगी। और अगर सेकंड से फोर्थ में जा रहा है उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। इन जनरल अगर n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट में आ रहा है तो एनर्जी रेडिएट होगी En2 माइनस En। अब उसके बाद फिर बोर ने हाइड्रोजन एटम के लिए अपनी थ्योरी दी। बोर की जो भी ये थ्योरी है वो हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल है, और उन आयंस के लिए जिसमें हाइड्रोजन की तरह एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि हीलियम आयन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम आयन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, लाइक दैट, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे एटम्स पर और ऐसे आयंस के लिए बोर की थ्योरी एप्लीकेबल है। तो उन आयंस के लिए हाइड्रोजन की तरह जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन, आइसो माने सेम, जिसमें हाइड्रोजन की तरह एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऐसे आयंस पर एप्लीकेबल होती है बोर्स की थ्योरी। तो बोर्स ने कुछ फार्मूले दिए, कैलकुलेशन की गई। वो कैलकुलेशन आपको यहाँ नहीं पढ़नी, वो पूरी कैलकुलेशन आप फिजिक्स में 12th क्लास में एटॉमिक थ्योरी के लेसन में पढ़ेंगे डिटेल में। इस समय बस कुछ फार्मूले हैं जो आपको बस याद करने। डायरेक्ट फार्मूले पर कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले रेडियस का, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट का रेडियस 0.53 into n स्क्वायर आर्मस्ट्रॉन्ग। जहाँ n जो है ऑर्बिट का नंबर है, जैसे सेकंड ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो n की जगह 2 लगाइए, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकालना है n की जगह 3 लगाइए। आर्मस्ट्रॉन्ग, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू 1 into 10⁻⁻10 मीटर होती है। जिनमें जेड प्रोटॉन्स है, जैसा बताया हीलियम आयन है जिसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, लिथियम आयन में 3 प्रोटॉन्स होते हैं। तो जिनमें हाइड्रोजन में तो एक ही प्रोटॉन होता है। जिन आयंस में जेड प्रोटॉन्स हैं उनके लिए रेडियस में ये चेंज हो जाता है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 1/z इनटू Rn ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए जो रेडियस है उसको 1/z से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उन आयंस के लिए रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, तो इस तरह से स्टूडेंट आज आपने बोर्स की थ्योरी के बारे में, एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा, और उससे कनेक्टेड फिर ये हाइड्रोजन एटम के लिए बोर की थ्योरी का रेडियस का फार्मूला पढ़ा। ये सब नई चीजें हैं जो हाई स्कूल में आप नहीं पढ़ते हैं कुछ भी, इसलिए आपसे बार बार ये हमारा अनुरोध है इससे आप बार बार इसको पढ़िएगा, सुनिएगा, कॉपी पे अपने नोट्स बनाइएगा, लिखिए। आप एनसीईआरटी की बुक का जो है यूज़ करिए, और दूसरी जो रेफरेंस बुक है उनको आप देखिए। लेकिन लगातार आपको पढ़ना है, लगातार रिवीजन। आपको कहीं घर से बाहर जाना नहीं है, कोरोना का डर चल रहा है, स्कूल आप जा नहीं रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज आपके लिए बहुत मेहनत से स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा पढ़ाई जा रही है, उनका आप लाभ लीजिए और लगातार पढ़िए। 1 घंटा रोज कम से कम केमिस्ट्री आप पिछली रिवीजन करते रहिए, करंट पढ़िए,
और फिर आपको इसका लाभ होगा। इसी के आगे बोर्स की थ्योरी, अभी और आगे बहुत सारी बातें हैं, रेडियस के अलावा एनर्जी की बात है और कुछ है, वेवलेंथ है, वो अब हम सब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।